हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विगय ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे छठा जीपीएससी के मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 4 के बारे में। यहाँ पर प्रश्न पत्र 4 में देखेंगे दोस्तों तो दो पार्ट है। एक होता है आपका भारतीय संविधान और एक होता है लोक प्रशासन। दोनों को संयुक्त रूप से एग्जाम में लिया जाता है एक पेपर में। और यहाँ पर अगर देखें तो 200 मार्क्स का एक एग्जाम होता है। इसमें देखा जाए दोस्तों तो प्रत्येक खंड से 100 प्रश्न रहेंगे और उस खंड में भी दो पार्ट रहेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो यहाँ से 10 प्रश्न जो रहेंगे दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और दो दो नंबर के यानी कि 20 नंबर के यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो 4 प्रश्न रहेंगे और 4 में से आपको 2 सोल्व करने होते हैं यानी कि लिखने होते हैं और एक प्रश्न का मार्क्स होता है 40 नंबर। तो इस तरह से 80 नंबर्स का आपका रहेगा भारतीय संविधान से। और उसी प्रकार से एक पार्ट रहेगा आपका लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन से सेम 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रश्न रहेंगे जिसको 2 प्रश्न को लिखना होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 100 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे दोनों सेक्शन से और टोटल मिला करके 200 मार्क्स के रहेंगे और घंटा समय रहेगा आपका 3 घंटे का टाइमिंग। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया था वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और सब्जेक्टिव में भी क्या प्रश्न थे उसको भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको पता होगा कि 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। एक था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अभी तक वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र एक बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको याद रखिएगा डेट को, क्योंकि प्रश्न बनते रहते हैं। यहाँ पर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है प्रस्तावना के प्रथम पैरा में जोड़ा गया है। उसी प्रकार जो अखंडता है इसको छठे पैरा में जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन जो देखिए दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ था और इसी कारण 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों तो 44वें संविधान संशोधन था, उसमें भी बहुत सारे चीज़ों को फेरबदल किया गया था। तो 2 संशोधन है जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के रखिएगा कम से कम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं। तो मूल्य कर्तव्य की अगर बात करें तो मूल्य कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारे जो संविधान है उसमें मूल्य संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यहाँ पर देखें तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर इसको रूस के संविधान से लेकर के जोड़ा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपको याद होना चाहिए रूस के संविधान से प्रेरित है। साथ में देखें तो कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और किसकी अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो पूछ रहा है कि संसद यानी भारतीय संसद की गठन की बात कर रहा है। तो आर्टिकल जो है आप लोग पढ़ते होंगे, आर्टिकल 79 में भारतीय संसद की गठन की बात कही गई है। और भारतीय संसद की जो गठन होती है ये 3 चीज़ों से मिलकर होती है या 3 चीज़ों से देख करके इनका गठन किया गया है। वो कौन कौन सा है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 उसके अंग हैं और तीनों के आधार पर ही संसद का गठन किया जाता है। ये तीनों की गठन की बात देखें तो 79 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है और 80 अनुच्छेद है उसमें कहा गया है राज्यसभा की गठन और 81 में कहा गया है आपका लोकसभा की गठन। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संसद कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति को भूल जाते हैं। लेकिन आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों कर्तव्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है कि रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है।
तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, आप जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें उल्लेख है कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 226 के द्वारा। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा चर्चित प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट का ज़्यादा विस्तारित है या मतलब उच्चतम न्यायालय को ज़्यादा विस्तारित है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हाँ अपोजिट है थोड़ा सा। अगर रिट जारी करने की अगर बात आती है तो उस मामला में हाई कोर्ट जो है उसका विस्तार क्षेत्र ज़्यादा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तार क्षेत्र है दोस्तों उसका लिमिटेड है। जैसे कि हाई कोर्ट जो होता है वो मौलिक अधिकार के अलावे और कुछ के द्वारा लाए गए रिट के माध्यम से इसको रिट जारी कर सकता है, उसको संज्ञान में लेकर के रिट जारी कर सकता है। ऐसे मामले जो मौलिक अधिकार के अलावे और किसी भी अधिकार की बात हो। उसी प्रकार से अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको रिट को अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के भी, लेकिन संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अगर संसद ऐसा स्वीकृति प्रदान कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी दायरा इसमें बड़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि रिट जारी करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा हाई कोर्ट का विस्तार क्षेत्र ज़्यादा दिया गया है, लेकिन संसद अगर चाहेगी तो उच्चतम न्यायालय को भी इसका विस्तारण दे सकती है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि प्रथम लोकसभा जब बनी थी 1952 में चुनाव के दौरान, तो सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलकर को चुना गया था, यानी गणेश वासुदेव मावलकर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा दोस्तों, एम अनंत शयन अयंकर। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अयंकर भी नाम याद रखिएगा तो आपको काम याद आएगा। जीबी मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर ये प्रथम अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष बने थे एम अनंत शयन अयंकर। तो यहाँ एम अयंकर भी अगर याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि उतना नाम याद नहीं हो पाता है कि अनंत शयन अयंकर। तो यहाँ पर अयंकर टाइटल रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। और जैसे कि एस राधा कृष्ण कौन थे, तो सर्वप्रथम ये उपराष्ट्रपति बने थे। तब सब चीज़ों का आप लोग को पता होगा ही। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि उनसे संबंधित प्रावधान शामिल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से चीज़ों को वित्त विधेयक में रखा जाता है दोस्तों, उसको आपको पता होगा। तो यहाँ पर भारत सरकार के उधार लेने का नियम, ये भी सही होगा। भारत की समेकित निधि की निगरानी, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो किसी राज्य के खातों के लेखा परीक्षण हो गया, चाहे केंद्र सरकार की लेखा परीक्षण हो गया, इन सभी का अधिकार भी अगर देखें तो आपका अनुच्छेद 110 के अंतर्गत यानी वित्त विधेयक के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो उपरोक्त यहाँ पर देखें तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है, यानी किसके द्वारा किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्रदान किया जाता है, उसको पंजीकृत किया जाता है। आपको पता होगा कि दल बदल अधिनियम 1952 के द्वारा 92वें संविधान संशोधन आया था 1985 में, उसके द्वारा कुछ चीज़ों का प्रावधान किया गया था। वहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो उसी के आधार पर राजनीतिक दलों में भी इसका पंजीकरण कराना पड़ता है कि आप एक कोरम है, उस कोरम के पूरा करने के बाद उस पार्टी को मान्यता मिल जाती है कि राष्ट्रीय पार्टी की, क्षेत्रीय पार्टी की, इस तरह से उसको मान्यता दिया जाता है। तो मान्यता देने का काम कौन करता है, तो मान्यता देने का काम करता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सारे प्रावधान जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान में दिखेगा कि राज्य से संबंधित निर्वाचन आयोग, तो राज्य से संबंधित निर्वाचन आयोग का गठन जो है दोस्तों, ये मुख्य रूप से देखें तो पंचायती चुनाव के गठन के लिए किया गया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई, जो आपको पता होगा कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को जागृत किया गया। इसके माध्यम से तो इस क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए भी राज्य में देखिए तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए तो राज्य निर्वाचन आयोग भी यहाँ पर
मुख्य निर्वाचन जो भारत निर्वाचन आयोग होता है इसके अधीन ही काम करते हैं और भारत के जो निर्वाचन आयोग होंगे उनको ही किसी भी पार्टी का मान्यता देने का अधिकार प्राप्त है, पंजीकरण करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के जो निर्वाचन आयोग होता है उनको इस तरह से किसी प्रकार के पंजीकरण या मान्यता देने का अधिकार नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब आप पढ़िएगा निर्वाचन आयोग तो उसमें आपको स्पष्ट उल्लेख हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपको पता होगा कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख किया गया है और यहाँ पर अगर देखें तो इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 29 विषयों को शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि शहरी स्थानीय स्वशासन में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में आपको पता होगा शहरी स्थानीय स्वशासन की बात किया गया है, आप बोल सकते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो उसके विषय में अगर देखें तो 18 विषय को शामिल किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय को और नगरीय स्वशासन व्यवस्था में 18 विषय को शामिल किया गया है। ये दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। स्थानीय स्वशासन से संबंधित अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि झारखंड जो है उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है और सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाले पंचायती चुनाव में होने वाला राज्य था वो बिहार था और इसी के आधार पर देखा देखी और राज्यों ने भी इसको अपनाया और 50% आरक्षण देने की बात कही गई। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी भी स्थानीय चुनाव में देखें तो 33% ही महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। ये जेपीएससी के एग्ज़ाम में देखें दोस्तों तो पूछा गया प्रश्न है। साथ में देखें तो हम लोग हाई स्कूल की एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था प्री एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न यही है। तो आपको पता होगा कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही संवैधानिक दर्जा प्रदान इसको किया गया था। आपको पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा है बहुत पहले से चली आ रही थी क्योंकि आपको पता हो 1952 से लेकर के यहाँ पर इसकी विचारधारा प्रफुल्लित हुई, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। बाद में देखें तो इसको राजस्थान सरकार के द्वारा फिर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये सब चीज़ों को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको जो संवैधानिक दर्जा थी वो 1993 में मिला। कब दोस्तों, तो आपको पता होगा कि 72वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में दर्जा दिया गया। 73वें इसको भूल रहे हैं, तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ते हुए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, जिसमें 11वीं अनुसूची में कहा गया पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र और 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जिसमें दोनों को अगर देखा जाए तो एक नियत समय के लिए एक क्षेत्र में उसको दे दिया गया जैसे कि राज्य उसको अप्लाई कर सकते हैं और राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई राज्य उसको कब लागू करता है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 1993 में इसको प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करता है। तो व्यक्ति की योग्यता की बात कर रहा है दोस्तों, तो किसकी व्यक्ति की योग्यता की बात हो रही है, तो राज्यपाल की योग्यता की बात हो रही है। तो राज्यपाल की योग्यता के प्रावधान कहा गया है आपका अनुच्छेद 157 में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होगा कि राज्यपाल की जो राज्य का होता है वो कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जब भी पूछा जाता है दोस्तों तो हम लोग उस जगह पर मुख्यमंत्री मारते हैं। उसी प्रकार केंद्र में भी जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर राज्यपाल की अगर बात आया है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो राज्यों की राज्यपाल की व्यवस्था किया गया है, जो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या 2 राज्यों को मिलाकर भी एक राज्यपाल को दिया जा सकता है। ये अनुच्छेद किस समय कहा गया दोस्तों, तो 153 में कहा गया है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों तो 156 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल की पदावधि यानी राज्यपाल कितने अवधि तक अपने कार्य को करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि राज्यपाल का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।
वो राष्ट्रपति के प्रसाद रत्न पद को धारण करते हैं। ऐसे व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि 5 साल के लिए उनको पद सौंपा जाता है। आगे की अगर बात करें तो अनुच्छेद 157 में जैसा आपको पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यताएं है, इसकी बात कही गई है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो अनुच्छेद 159 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के विषय में उल्लेख किया गया है। वहीं 160 में कहता है दोस्तों कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन, यानी उनकी जगह पर कृतियों का निर्वहन करने के लिए 160 में उल्लेख किया गया है। तो ये थे दोस्तों 10 प्रश्न, जो बहुत आसान था। अगर 10 प्रश्न अगर पॉलिटिकल साइंस के पढ़े हुए अच्छे विद्यार्थी हैं तो 10 में 10 तो आराम से बना लेंगे, कि कोई भी प्रश्न जो है इसमें भास्ट नहीं है। और बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में से 2 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक एक प्रश्न जो होंगे 40 नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में मूल अधिकारों का अत्यधिक बल दिया गया है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया गया है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर में समर्थन तर्क दीजिए। तो यहाँ पर ये सही चीज़ें हैं दोस्तों कि भारत में अगर देखा जाए तो मूल अधिकारों का अत्यधिक बल दिया गया है, मूल कर्तव्यों को कम बल दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को देखें, तो अगर इसको एक्सप्लेन करतेंगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो पहले आप मूल अधिकार क्या है, कहाँ से लिया गया है, वहाँ से शुरू कीजिए, उसकी व्याख्या करना। पहले प्रस्तावना को लिखिए, मूल अधिकार से संबंधित 1-2 परिभाषाओं को डालिए कि किस किस राइटर ने मूल अधिकार को, किसी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है तो किसी ने कुछ और कहा है। तो सब चीज़ों को उल्लेख करके उसकी अर्थ को डालिए, उसकी परिभाषा को डालिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डालिए कि इतिहास की इसकी शुरुआत जो होती है यूरोप से होती है। जब हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे कि एग्जाम में राइटर कैसे लिखा जाता है आंसर को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो उदारीकरण के बाद, उदारीकरण कब लागू हुआ था आपको पता होगा। तो उदारीकरण के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या कार्य और परीक्षण कीजिए, यानी कि कैसे उनकी शक्तियों में परिवर्तन आया है, उनके कार्य में क्या बदलाव हुए हैं, उसकी परीक्षण कीजिए। तो इन सब चीज़ों को उल्लेख कर सकते हैं। अगला देखिए पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थानों के कार्यक्रम में जीवन की अनुप्रेरित कर दिया है। आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यक्रम के जीवन में उसका क्या अनुप्रयोग है उसको बताना है। 73वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन से नगरीय स्वशासन व्यवस्था, ये दोनों के विषय में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए। आप जो गांव देहात में देखने को मिलता है कि इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे जाएंगे पंचायत पर पंचायत समिति, उससे जिला स्तर, इसे क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लोगों को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इसको जीवन तक कैसे अपने लोग उतार के रखे हैं, कैसे इसको प्रेरित हुए थे, सब चीज़ों को उल्लेख करना है। तो इसको अपने से पढ़ेंगे तो अच्छे से उल्लेख कर सकते हैं। तो यही 2 प्रश्न इसमें से सोल्व करना है दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक शायद हो गया जनहित मुकदमा की अवधारणा, यानी जनहित मुकदमा कह सकते हैं PIL कि मुकदमा जो PN भगवती के द्वारा भारत में इसको लाया गया दोस्तों। और PN भगवती को जनहित मुकदमा का देखें तो पिता भी कहा जाता है, उसको जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया था। इसके बाद संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी, और जो संविधान में समानता के अधिकार की जो गारंटी देता है, आपको अनुच्छेद जो 17 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं, ये सब चीज़ों में जो गारंटी दिया गया है समानता की, अवसर की समानता, ये सब दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से पता होगा क्या कहाँ समानता मिली है, तो सब चीज़ों को उल्लेख करने की ज़रूरत है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए, थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों, क्योंकि ये लोक प्रशासन जिसका सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पढ़िएगा अगर कोई ग्रेजुएशन किए होंगे तो उसमें ज़्यादातर लोक प्रशासन के 2-4 टॉपिक ही पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहला प्रश्न आता है पोस्ट कार्ड परिवर्णी शब्द किसने दिया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि पोस्ट कार्ड जो प्रमाणिक जो है दोस्तों, ये किसने दिया है, तो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर B हो जाएगा।
पोस्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पी से होता है। जब आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन के दौरान इसकी अवधारणा सबसे पहले देखने को मिलेगी, और सबसे पहला जब आप इसकी अर्थ और विशेषताएं को पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज़ यही आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। पी से होता है आपको प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, एस से होता है स्टाफिंग, और डी से होता है डायरेक्टरिंग। अगर यहाँ पर सी ओ के एक साथ कॉम्बिनेशन करके पढ़ते हैं जिसको होता है कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद आर से होता है दोस्तों रिपोर्टिंग, और बी से होता है बजटिंग। तो इस तरह से सभी की एक विशेषताएं हैं, इसकी अर्थ है, और इस चारों पॉइंट को पढ़िएगा एक एक को, तो समझ में अच्छे से आएगा और क्या है इसको अच्छे से जान लीजिएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो आपको मेंस में पढ़ना है वही चीज़ आपका प्रश्न पीटी में भी रहेगा। अगर पीटी का आप जीएस अगर देखेंगे तो सारा जो मेंस का पेपर को उठा कर उसको जीएस में डाल दिया है। इसी चलते स्टूडेंट को यहाँ पर एक फ़ायदा होता है झारखंड में कि आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है प्री में, वो पढ़ना है आपको झारखंड, और झारखंड को अच्छे से पढ़िएगा तो मेंस का भी एक एक पार्ट क्लियर हो जाता है। और जो यहाँ पर मेंस को पढ़िएगा तो आपका जीएस कवर होता है, बस करंट अफेयर्स को आप अपडेट रखिएगा खुद से। तो और अभी एग्ज़ाम आने वाला है, 7th जेपीएससी बहुत जल्द आएगा, विचाराधीन है, और हो सकता है कि अगस्त तक 7th जेपीएससी का विज्ञापन आ जाए। अभी आरक्षण की मैटर को लेकर के भी बात चल रही है कार्मिक विभाग में। अब देखिए इस पर क्या निर्णय लेती है कैबिनेट, इसके बाद जल्द ही विज्ञापन को आने वाला है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो प्रश्न हम लोग चल रहे थे, निम्नलिखित में से कौन एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो समानताएं यहाँ पर देखिए, समर्थन की बात अगर करें दोस्तों तो हेनरी जो फ्योल हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हेनरी फ्योल का कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का इन्होंने समर्थन किया है। और इसके साथ में देखें तो उर्विक फॉलेट वगैरह भी जो हैं वो भी समर्थन करते हैं। बाकी अगर देखें तो हर्बर्ट साइमन होंगे तथा पाल एच एलबी हो गए, सर जोसिया स्टाम्प्स हो गए, ये सब क्या है, उनकी समर्थाओं का आलोचना किया है, उनका समर्थन नहीं किया है। तो इसको थोड़ा सा बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि हमारा या हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन की ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन दिया गया है, यानी यह कथन किसने दिया है? तो हमारी अगर देखें दोस्तों, एक कहना है कि सभ्यता विफल होता है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होता है, यानी कि आपका प्रशासन ठीक से नहीं काम कर रहा है, ये हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसकी कारण बताया गया है। ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बी डॉन हॉफमैन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, बी डॉन हम के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया है। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रो जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा रो एजेंसी, जो आप लोग फिल्म देखे होंगे तो इसमें रो विषय के विषय में बताया गया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो रो एक्चुअली में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का भाग है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन ये काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो मंत्रिमंडल यानी कि ये देखिए तो मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत काम करते हैं रो, लेकिन उससे जो प्रमुख प्रधान है, इसकी मातृ संस्था बोला जाता है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन ही काम करते हैं। ये खुफिया विभाग एजेंसी होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा रो के बारे में, और इसका कब गठन हुआ है ये सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा कि भारत चीन युद्ध के दौरान ये सब चीज़ों को ज़्यादा देखने की मिला था। इसके बाद ये सब विभागों का गठन किया गया था, तो ये सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो योजना आयोग को समाप्त करते हुए नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लाया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 यानी कि सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री ही होंगे। जैसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार भी नीति आयोग के भी अध्यक्ष यही होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग के सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो सचिव होंगे, आप जब भी पढ़ के जाएंगे तो उस चीज़ को याद कर लीजिएगा, करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है?
तो आपको पता होगा कि संघ लोक सेवा का प्रावधान और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और दोनों संवैधानिक संस्था हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसी पर के अभी निर्णय आया था जो आपका हाई कोर्ट झारखंड का, और इसी पर सरकार रघुवर को बोली गई थी कि आप ये स्वतंत्र संस्था का अपने राजनीतिक उपयोग ना करें। तो ये देखा जाए दोस्तों तो ये आपका कहा गया है 315 अनुच्छेद में 315 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी जो भर्ती का कार्य करती है दोस्तों प्रशासनिक सेवाओं की। ये दोनों को अपनी अपनी अहम भूमिकाएं होती है क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं हैं और किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप स्वीकार नहीं की जाती है, इसलिए निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा 315 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो आपका 323 अनुच्छेद में, तो 323 में क्या कहा गया है, तो 323 में दो अनुच्छेद हैं, एक ए आता है और एक बी आता है। ए कहता है कि प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है और बी जो होता है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर बी के भी देखें दोस्तों तो बी का उल्लेख अभी देखने को नहीं मिल रहा है, अभी जब भी हमको मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि जो अनुच्छेद ए है 323 का ए कहता है प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। उसी प्रकार 215 क्या कहता है दोस्तों, तो 215 आपको पता होगा कि किसके विषय में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों 215 में आप लोग पता होगा कि उच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय का होना बात कहता है। जो उच्च न्यायालय भी होता है एक अभिलेखीय न्यायालय होता है जिसमें किसी भी प्रकार को साक्ष्य के रूप में उसको रखा जा सकता है, उसके आधार पर अगले निर्णय में उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार 226 क्या कहता है दोस्तों, तो 226 आपका पता होगा कि कुछ रिट निकालने को उच्च न्यायालय की शक्ति दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन को आप चुन करके आसानी से बना सकते हैं। तो 323 को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रशासनिक अधिकरण की बात 323 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकास प्रशासन की अवधारणा में अगर देखा जाए दोस्तों तो फ्रैंक डब्ल्यू रिक्स, ये जो है दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि विकास जो है यानी कि डेवलपमेंट एडवर्टीजमेंट अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी विकास की प्रशासन की अवधारणा जो है फ्रैंक डब्ल्यू रिक्स ने दिया था, इसकी इस धारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी उन विशेषताओं में नहीं है। यानी सुशासन व्यवस्था जो होता है यानी कि अच्छे शासन व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ चीज़ों का पहचान किया गया है, उनकी विशेषताएं बताई गई है, उनमें से एक शामिल नहीं है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर भागीदारी भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए और पारदर्शिता भी होनी चाहिए एक अच्छे शासन में, जबकि सरकार की वैधता ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा जो इसकी विशेषता को नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में से नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा निजता का अधिकार। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें से 19-30 अधिकारों के बारे में जिक्र है, जिसमें से अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शिक्षा का भी अधिकार की बात कहा गया है, लेकिन निजता के अधिकार का बात उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा जो नहीं शामिल है, बाकी तीनों जो हैं आपका शामिल है। अगला प्रश्न है कि मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मार्टिन मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के 4 प्रकार के बताए गए हैं और बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से 4 प्रकार हैं। अब ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव में चलते हैं। तो सब्जेक्टिव में 4 प्रश्न पूछे गए थे और 4 में 2 को सॉल्व करना है, और चलिए उसी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व की विवेचना कीजिए। जो आपका पहला सिलेबस में है कि लोक प्रशासन के अर्थ और उनकी विशेषता और महत्व को बताना, स्कोप को बताना यानी क्षेत्र को बताना, तो उससे संबंधित पहला
सिलेबस में पहला टॉपिक से ही सवाल है कि वैश्वीकरण के उपरांत ही दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? यदि नहीं तो इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया था उनकी पारदर्शिता और इच्छित लक्ष्य को वो प्राप्त कर लिया है। यदि नहीं, अगर नहीं किया है तो उसकी चिन्हित को सुझाव करते हुए आप उसकी विवेचना को देना है, यानी कि उसके विवरण को आप प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए तो यहाँ पर हो रहा है वित्त आयोग के गठन की भूमिका। पहला होता है दोस्तों कि वित्त आयोग के गठन की भूमिका, यानी वित्त आयोग की गठन क्यों किया गया और उसकी क्या योगदान है और अभी वर्तमान में वो क्या काम करती है और इसकी क्या उल्लेख किया गया था कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको गठन करने का, इन सब चीज़ों का विवरण देना है। अगला है कि राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। जो राज्य प्रशासन जो होता है उसमें एक मुख्य सचिव का पद होता है जो मुख्यमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ये मुख्य सचिव जो होते हैं उसकी भूमिका क्या है प्रशासन में, उसको उल्लेख करना है, क्योंकि सारे गजटिंग जितने भी प्रकाशन होते हैं, राज्य संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, देखने में मुख्य सचिव के द्वारा ही निर्देशित होते हैं और इन्हीं के द्वारा प्रकाशित होते हैं। ये गजटिंग वगैरह की बात अगर देखें दोस्तों तो राज्यपाल के द्वारा ही होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें में जहाँ पर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा ही सब चीज़ों को किया जाता है। तो इनका क्या उल्लेख है, इनका क्या योगदान है प्रशासन में, राज्य प्रशासन में इनकी भूमिका क्या है, इनका कार्य क्या होता है, इनकी अवधि कितनी होती है, इनकी नियुक्त कैसे होता है, इन सारी व्यवस्थाओं को आपको जानने की ज़रूरत है और साथ में उसके सभी चीज़ों को एक पार्ट बाय पार्ट उल्लेख कीजिएगा। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जब भी आप मेंस एग्जाम लिखेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा, टिप्पणी वाले जो चीज़ होते हैं, दो चीज़ दिया जाता है, उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसमें ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ये मेरा पर्सनली राय है, क्योंकि मेरा तो अभी प्रीटी इसे मैं भी एक बार भी नहीं दिया हूँ दोस्तों, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में अपना यूनिवर्सिटी टॉप किया था, इसके बाद मैंने एमए में वगैरह बीएड वगैरह जो करा था, वो सभी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तो मेरे को अनुभव है कि सब चीज़ों से ज़्यादा नंबर मिलते हैं और अच्छा लिखने की एक शैली मुझे पता है कि कैसे लिखा जाता है। आप सभी को मैं गाइडलाइन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग अपने ढंग से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन और कार्यकरण की आलोचना विवेचन कीजिए। तो भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन, यानी आपदा प्रबंधन अगर देखें तो लोक प्रशासन में एक लास्ट टॉपिक पढ़ने को मिलता है दोस्तों, एक ग्रेजुएशन के बुक में आपदा प्रबंधन के विषय में मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि ग्रेजुएशन का अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर बुक होगा किसी के पास तो उसमें एक विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आपदा प्रबंधन के क्या क्या उसके तंत्र होते हैं, कैसे उसको प्रबंध किया जाए, उसका संगठन कैसे किया जाए और उसके कार्यक्रम की ये आलोचनात्मक विवरण करना है, यानी कि इसके साथ में उसकी आलोचना भी विवरण को प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से ये पूरे टोटल प्रश्न है दोस्तों, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े हैं तो। और बाकी आगे की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग खुद से करते रहेंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों तो कमेंट जरूर करके बताया कीजिए, ताकि मुझे भी प्रेरित हो और मैं भी आगे का वीडियो बनाऊं आपके लिए और मुझे भी अच्छा लगे, आप लोग से भी मैं कुछ अनुभव अर्जित करूं और अपना अनुभव आप लोग के समक्ष शेयर करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,